नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका 5G प्लस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थशास्त्र के पत्र, जो कि कक्षा 12 के हिंदी के पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। तो देखिए, जो अर्थशास्त्र के पत्र है वो एक गोपनीय श्रेणी का पत्र है, यानी कार्यालय पत्र होता है वो तो दो पद के बीच लिखा जाता है, यानी एक प्रधानाचार्य जैसे सीबीओ साहब को लिखेगा या कलेक्टर साहब को लिखेगा। लेकिन ये पद है तो ये पत्र है, ये मान के चलिए कि पद की ओर से नहीं, ये व्यक्ति की ओर से लिखा जाता है। तो इसमें शासकीय पत्र और जो अपने घरेलू पत्र, जिनको अनौपचारिक पत्र बोलते हैं, इनके बीच का होता है। इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ऐसे लगता है जैसे ये किसी ऑफिस की ओर से, किसी कार्यालय की ओर से लिखा जा रहा है। और कुछ ऐसा होता है जैसे व्यक्तिगत रूप से, जैसे अपने कोई मित्र को लिखते हैं, किसी रिश्तेदार को लिखते हैं। तो इस प्रकार के शब्द इसमें काम में लिए जाते हैं। तो इसकी खास विशेषता देखिए कि यह एक गोपनीय श्रेणी का पत्र है, यानी जब कार्यालय संबंधी कोई गोपनीय कार्य की सूचना देनी हो या किसी कार्यवंश लिखना हो तो ये पत्र अपने लिख सकते हैं। जिसमें प्रेषक मतलब जो पत्र भेज रहा है की व्यक्तिगत रुचि होती है, तथा वह प्रेषित यानी पत्र प्राप्त करने वाले से भी ये आशा रखता है कि वो भी अपनी व्यक्तिगत रुचि इसमें रखे। यह पत्र किसी कार्यालय अधिकारी द्वारा किसी गोपनीय कार्य, आवश्यक कार्य, राय जानने, परामर्श लेने आदि के संदर्भ में ये समकक्ष यानी बराबर के अधिकारी को, यानी अधीनस्थ यानी उसके अधीन कोई अधिकारी है उसको, या अन्य विभाग के समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारी, या अन्य राज्य के समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारी और कार्मिक को कार्यालय प्रयोजनार्थ। एक बात आपको ध्यान रखना है कि इनका उद्देश्य होता है वो व्यक्तिगत नहीं होता, इनका उद्देश्य होता है वो किसी कार्यालय के कार्य हेतु ये लिखे जाते हैं। तो इनमें दो तीन बातें अपने को ध्यान रखनी होती है। इन पत्रों की भाषा शैली औपचारिक व अनौपचारिक रूप से मिश्रित होती है। जैसा कि आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, वहां पे कार्यालय पत्र है पाठ्यक्रम में, तो वहां पे अपने देखते हैं कि मैं, हम, आप, तुम आदि शब्दों का प्रयोग कार्यालय पत्र में नहीं किया जाता। उसके स्थान पर जैसे अधो हस्ताक्षरकर्ता, इस प्रकार के शब्द है वो काम में लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ अर्थशास्त्र के पत्र में इस प्रकार के शब्द है वो अपने काम में ले सकते हैं, हालचाल भी पूछ सकते हैं। प्रेषक और प्रेषित के नाम का उल्लेख भी इसमें किया जाता है, यानी शुरू में संबोधन आदि में प्रेषक और प्रेषित की पते में भी किया जाता है, लेकिन वहां पर सिर्फ हस्ताक्षर के स्थान पे या हस्ताक्षर के नीचे ही कार्यालय पत्र में नाम उल्लेख किया जाता है। अन्य कहीं पर अधिकारी के नाम का उल्लेख है वो नहीं किया जाता है, जबकि इसमें किया जाता है। इसमें खास बात यह है कि जैसे हम किसी रिश्तेदार को या मित्र को या माता पिता को पत्र लिखते हैं तो उसके संबोधन और मंगल कामना प्रेषक द्वारा लिखे भी जाते हैं, तो इसमें भी लिखे जाएंगे, लेकिन वो हस्तलिखित होंगे। और इसके लिए एक अंत में टिप्पणी डाल दी जाएगी कि भी ये डॉट डॉट वाले या अंडरलाइन वाले जो भी शब्द हैं, रेखांकित शब्द है, वो प्रेषक द्वारा हस्तलिखित है। तो जैसे कि आपको एक प्रश्न करते हैं अपने कि स्वयं को राम सिंह जिला कलेक्टर मानगढ़ मानते हुए सुरेंद्र कुमार प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गनियासर को एक अर्थशास्त्रीय पत्र लिखिए, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा मतदाताओं को मतदान हेतु प्रोत्साहित करने के लिए घोषित स्वीप कार्यक्रम संचालित करने का अनुरोध किया गया हो। यानी अभी जो 25 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग होनी है, मतदान होना है, तो उसके संदर्भ में अभी प्रत्येक जिला कलेक्टर द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसको स्वीप कार्यक्रम कहते हैं। उसमें मतदाताओं को जागरूक करना होता है कि भी आप घर से निकलो, 25 तारीख को आप वोट डालना है। तो इस प्रकार के कई कार्यक्रम, जैसे पोस्टर भी बनाए जाते हैं, रैली भी की जाती है। तो इस प्रकार का कोई कार्यक्रम में एक प्रधानाचार्य को, एक आपके स्कूल के प्रिंसिपल को आयोजित करना है, और इसके लिए कलेक्टर साहब है वो अर्थशास्त्र के पत्र है वो लिख रहे हैं। तो सबसे पहले इसके घटक कौन कौन से होंगे वो अपने देखेंगे। तो ये देखिए, जिस प्रकार से मैंने इसके 16 घटक बनाए हैं, अगर आप इनको क्रम से 16 के 16 याद रख लेते हो, तो बाद में आपको क्या करना है कि जो भी आपका पत्र आएगा उसकी विषय वस्तु, प्रेषक और प्रेषित का नाम आपको देखते हुए उसको उस मतलब जो क्रम से उसको सेट ही करना है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ये 16 चीजें याद रख लेते हो। खास करके आरबीएससी में तो आता है तो राजस्थान सरकार का ही आएगा। तो पहला कॉलम तो चाहे कार्यालय पत्र हो चाहे अर्थशास्त्र के पत्र हो, इसमें कौन सा आएगा? भारत सरकार या राजस्थान सरकार। ठीक है, क्योंकि अपने जो आरबीएससी की बात करें तो मान के चलिए राजस्थान सरकार ही आएगा, अगर सीबीएसई में आता है तो भारत सरकार आएगा।
अब आता है प्रेषक का नाम है, प्रेषक का पदनाम। तो सबसे पहले आएगा प्रेषक, यानी जो भेज रहा है उसका नाम है और उसका पदनाम, किस पद पे वो कार्यरत है, जैसे प्रधानाचार्य हो गया। फिर है प्रेषक के कार्यालय का नाम है, स्थान। और उसके बाद 4 नंबर पे आएगी दिनांक, अर्धशासकीय पत्र क्रमांक, फिर विषय, फिर संदर्भ 7 पे, 8 पे संबोधन। संबोधन में नाम लिखना होता है, प्रिय श्री गुप्ता जी या इस प्रकार का जो भी जिसको अपने भेज रहे हैं उसका नाम आपको लिखना होगा। और ध्यान रहे, ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप उसका सरनेम ही लिखें। 9 नंबर पे आएगी मुख्य विषय वस्तु, और 10 पे आएगा आत्मीय स्पर्श युक्त वाक्य, जैसे कोई हालचाल पूछ लिया या कुछ बता दिया। और फिर आता है 11 नंबर पे शुभकामना या मंगल कामना संदेश जिसको बोलते हैं, फिर शुभेच्छु, फिर प्रेषक के हस्ताक्षर और कोष्टक में प्रेषक का नाम और पदनाम। ठीक है। उसके बाद संलग्न, यानी आप उसके साथ क्या भेज रहे हो उसकी जानकारी के लिए वो चीजें आ जाएगी। 15 नंबर पे आएगा प्रेषिती का नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम और कार्यालय का पता। और अंत में एक जो, जैसा कि अपने चर्चा कर रहे थे कि एक टिप्पणी डालनी होती है, तो वो टिप्पणी आ जाएगी कि डॉट डॉट वाले जो शब्द या वाक्यांश प्रेषक द्वारा हस्तलिखित है, क्योंकि अर्थशास्त्र के पत्र कंप्यूटर से छाप सकते हो आप, लेकिन मंगल कामना संदेश और संबोधन है वो हाथ से ही लिखना होता है प्रेषक को। तो देखते हैं इन 16 बिंदुओं को आप किस प्रकार से एक पेज पे लिखोगे या किस प्रकार से इनको क्रम वाइज सेट करना है। तो सबसे पहले ऊपर आएगा, जैसे ये आपको पूरा पेज मिलेगा बोर्ड की कॉपी में, अर्धवार्षिक परीक्षा की कॉपी में, तो उसमें सबसे पहले क्रम संख्या मैंने लगाई है। पीछे जो देखिए आप, जो मैंने घटक बताए ये भी 16 ही है, और इन 16 घटकों को इस प्रकार से सेट करना है ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो। तो सबसे पहले आएगा राजस्थान सरकार। 2 नंबर पे जब आप लिख रहे हो तो वहां बाएं हाथ की तरफ यानी लेफ्ट हैंड की तरफ प्रेषक का नाम और पदनाम, और इसके जस्ट सामने आएगा प्रेषक के कार्यालय का नाम व स्थान का नाम। ठीक है। उसके नीचे अगली लाइन में आएगा दिनांक और अर्थशास्त्र के पत्र क्रमांक। मैं आपको लिख के बताऊंगा आगे, जो फॉर्मेट है वो मैं दिखाऊंगा। ये मैंने पीपीटी पूरे मेरे हाथ से ही यानी मेरे कंप्यूटर से ही तैयार किए, और इस प्रकार से तैयार किए कि आप एक बार इसको पढ़ लोगे तो उसके बाद भूल नहीं पाओगे कभी भी। तो उसके बाद आएगा विषय, विषय के बाद आएगा संदर्भ, यानी 6 पे विषय, 7 पे संदर्भ। ये देखिए जो सेम चल रहा है। तो पहले आप इन 16 को याद करोगे और उसके बाद इनको ऐसे सेट करना है। वहां आपको ये कॉलम नहीं बनाने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। तो इसके बाद जैसे संबोधन हो गया, प्रिय गुप्ता जी या प्रिय श्री गुप्ता, एक ही बात है। श्री हिंदी का एक नियम है कि श्री जी जो ऐसे महोदय जी, श्रीमान महोदय जी, ये दोनों अपने एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र में लगाते हैं, वो गलत है। क्योंकि जो भी ऐसा शब्द होता है, सम्मान सूचक शब्द होता है, वो एक नाम के साथ एक ही आता है। किसी के नाम के आगे श्री लगाओ तो जी नहीं लगा सकते अपने। तो ये है 9 नंबर पे जो मुख्य विषय वस्तु यानी जो आपका विषय होगा, और 10 पे आत्मीय स्पर्श युक्त वाक्य, जैसे हालचाल पूछ लिया आदि आ जाएगा। फिर शुभकामना या मंगल कामना संदेश आ जाएगा, और उसके बाद शुभेच्छु, फिर प्रेषक यानी जो आदमी भेज रहा है उसके हस्ताक्षर, नाम और पदनाम। इधर इस साइड है जो, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ बाएं हाथ की तरफ आप लिखोगे जो भी उसके साथ संलग्न कर रहे हो, जैसे कोई आदेश हो गया, कोई अखबार का समाचार हो गया, वो कुछ भी आ सकता है। फिर है प्रेषिती का नाम, यानी जिसको आपने भेज रहे हो। एक तो प्रेषिती का नाम यहाँ संबोधन में आएगा, एक अंत में 15 नंबर कॉलम में आएगा। फिर पदनाम आ गया, कार्यालय का नाम है, पता आ गया, फिर टिप्पणी आ गई। तो ये 16 आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद उस पत्र को कैसे लिखना है ये देखिए। जैसा कि मैंने बताया है, आप देख लीजिए 1 नंबर पे क्या है, राजस्थान सरकार, तो राजस्थान सरकार। इसी प्रकार से आप देख लीजिए 2 नंबर पे प्रेषक का नाम, तो प्रश्न में क्या था ये देखिए, राम सिंह मानना है आपको, जिला कलेक्टर हनुमानगढ़, तो यानी प्रेषक का नाम ही आ जाएगा। कौन मतलब है, राम प्रताप सिंह। फिर उसके पद का नाम आ जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर पे हो गया। 3 पे आ जाएगा उसके कार्यालय का नाम, जैसे हनुमानगढ़ कलेक्टर है प्रश्न में, जैसा आपने देखा, तो कार्यालय जिला कलेक्टर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ राजस्थान, यानी ये तो है कार्यालय का नाम और ये है स्थान का नाम। तब इस कारण से 2 बार हनुमानगढ़ लिखना पड़ेगा अपने को। और उसके बाद दिनांक, यानी जिस तारीख को पत्र लिखा जा रहा है। और फिर अर्धशासकीय पत्र क्रमांक, तो पत्रावली 4-2, जैसे 1 2 3 4 ऐसे पत्रावली होती है कार्यालय में। फिर कार्यालय का छोटा सा नाम, शॉर्ट नेम जिसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म जैसे जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ हो गई।
फिर किस संबंध में अपने भेज रहे हैं, जैसे मतदान हो गया, छात्रवृत्ति हो गई या जनगणना हो गई, वो आ जाएगा। और फिर जो 2023 साल है उसके बाद पत्र क्रमांक, यानी मान लीजिए कलेक्टर साहब ने आज तक 107 पत्र भेजे और 108वां पत्र आज भेज रहे हैं तो वो आ जाएगा। विषय आपको पता ही है, स्वीप कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु लिख सकते हो या संचालन हेतु लिख सकते हो। संदर्भ यानी कलेक्टर साहब ने ऐसा क्यों लिखा, इसका वो कारण यहाँ लिखेंगे कि श्रीमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो भारत सरकार है उनका एक पत्र इनको मिला है 403। कब मिला है? 25 अक्टूबर को। इसकी पालना में ये पत्र है जो प्रधानाचार्य महोदय को लिख रहे हैं। तो प्रिय श्री कुमार, यानी यहाँ जैसे मैंने सुरेंद्र कुमार नाम दिए प्रधानाचार्य का, तो यहाँ श्री लगा के सरनेम लिख दिया। उपयुक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि श्रीमान मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें आशा की गई है कि सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों के अभिभावकों व ग्राम के अन्य मतदाताओं को मतदान हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक जो कार्यक्रम है जिसका क्या नाम दिया गया है, स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करवाया जाए। गतिविधियों के आयोजन की एक रूपरेखा श्रीमान मुख्य चुनाव आयुक्त के पत्रानुसार है, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक रूपरेखा प्रस्तुत की है कि किस प्रकार से रैली करवानी है, पोस्टर बनवाना है, कैसे कैसे करना है, तो वो इस पत्र के साथ जैसे यहाँ आपने संलग्न कर दिया, संदर्भित पत्र है। तो ठीक है, आप इस संलग्न रूपरेखा का गहनता से अध्ययन कर आशानुरूप गतिविधियों का संचालन कर मुझे व्यक्तिगत रूप से अवगत कराएं। ज्ञात हुआ है कि आपकी पुत्री ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु साक्षात्कार दिया है। ये मंगल कामना या शुभकामना संदेश आ गया कि वो अंतिम रूप से सफल होगी, हार्दिक शुभकामनाओं सहित। यहाँ भी आपको प्रिय श्री कुमार के नीचे भी डॉट डॉट लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि ये भी हस्तलिखित है और ये भी हस्तलिखित है, जो कि अंत में टिप्पणी डाली गई है कि डॉट डॉट वाले शब्द या वाक्यांश है प्रेषक द्वारा हस्तलिखित है, ये जरूरी है। और उसके बाद जैसे ये अपना आपको बता दिया विषय वाला ये 6 नंबर, ये जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 कॉलम हो गए। ये देखिए संदर्भ तक। 8वां संबोधन हो गया। जो 9 नंबर है ये मुख्य विषय वस्तु, ये आपको प्रश्न से ही उठाड़ी है भी किस चीज के लिए लेटर लिख रहे हो। और 10 पे आ गया शुभकामना संदेश। ये देखिए शुभकामनाएं, आत्मीय स्पर्श युक्त वाक्य हालचाल जैसे। और 11 पे आ गया शुभकामना या मंगल कामना संदेश आ गया। और उसके बाद 12 पे आप देखिए शुभेच्छु आ गया। और 13 पे इसके हस्ताक्षर, अगर नाम से नहीं आता है, अगर किसी का नाम दिया हुआ नहीं है, आपके सीधा ही आ जाता है कि स्वयं को जिला कलेक्टर मानगढ़ मानते हुए या फला विद्यालय के प्रधानाचार्य के नाम लिखिए। तो यहाँ विद्यार्थियों आपको क्या करना है कि कलेक्टर साहब को यहाँ कै ख गए मान लेना। किसी भी हालत में आपको परीक्षा में कॉपी में अपना नाम या किसी का नाम नहीं लिखना होता है, अगर दिया हुआ नहीं है तो। और जिसको भेज रहे हो उसको जैसे छ जय मान लो, जैसे आप इंग्लिश में मानते हो ABC XYZ, वैसे ही गणित में भी मानते होगे ना। तो शुभेच्छु राम प्रताप सिंह हो गया, कोष्टक में नाम आ गया और फिर उसके पद का नाम आ गया। कितने कॉलम हो गए अपने? 13 कॉलम हो गए। 14 पे संलग्न, तो ये संलग्न आ गया। जो संदर्भित पत्र यानी चुनाव आयोग ने जो पत्र भेजा था वो का वो पत्र है, वो ये जो कलेक्टर साहब है वो संलग्न कर रहे हैं। उसके बाद ये कितने कॉलम हो गए? 13। 14 नंबर पे आप देखिए ये यानी प्रेषिती का नाम, पदनाम और उसका पता। ठीक है, 15 हो गए। और उसके बाद हो गया 16 पे टिप्पणी, यानी ये वाले जो शब्द है या वाक्यांश है ये वाला, ये मैं थोड़ा सा भूल गया, आप डॉट डॉट जरूर लगाना इसके। तो ये हो गया आपका अर्थशास्त्र के पत्र, जो कि 12वीं क्लास के पाठ्यक्रम में है और बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़े। और एक बात और बता दूं, जो ये PPT है इसकी जो PDF है वो मैं आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर उपलब्ध करा दूंगा, जिसका नाम है 5G+ एजुकेशन। और उस चैनल का लिंक है वो इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। आप अच्छे से पढ़े। हाँ, मुझे पता है ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप खुद ब खुद 2-4 प्रश्न बना के उनको लिखिए, उनको हल कीजिए, आपके अच्छे से समझ आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।